लेट्स बिगिन। सो टुडे वी विल डिस्कस, ये आपके कोर्स में है, ठीक है। तो पहला है रिटोरिक, लिख लीजिए रिटोरिक। इसमें एक्चुअली रिटोरिक एंड प्रोडोसी है ना, तो इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम ये लिख लेते हैं कि रिटोरिक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, इट इज आर्ट ऑफ यूजिंग, देन आई विल एक्सप्लेन इट, फर्स्ट यू राइट इट। इसको लिख लीजिए, इट इज आर्ट ऑफ, ये एक कला है, ऑफ यूजिंग लैंग्वेज और जब हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो कोई भी भाषा, और भाषा कौन सी है, ऑब्वियस सी बात है हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेयर at least one person is trying one person is trying to change the thinking, to change the thinking, ठीक है, of another person। देखिए बहुत सिंपल है, अभी इसमें और भी पॉइंट्स आएंगे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट टू डिफाइन व्हाट इज रिटोरिक। देखो रिटोरिक का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको प्लेन उसमें कहें तो ये एक कला है, इट इज आर्ट। वैसे तो इसमें आना चाहिए इट इज एन आर्ट, हम आयन भी लगा सकते हैं, ठीक है। इट इज एन आर्ट ऑफ, मतलब ये एक कला है जिसमें इंसान भाषा का प्रयोग करता है, लैंग्वेज का प्रयोग करता है। इस प्रकार से लैंग्वेज का प्रयोग करता है कि जिसमें वो एक आदमी को क्या करता है, कन्विंस करने के, मतलब उसकी जो भाषा है, जो वो लिखने की जो उसकी शैली है, वो इस प्रकार से है कि जो रीडर है, जो पाठक है, वो वो उससे क्या हो जाते हैं, उसकी सोच के अनुसार चलने लग जाते हैं। कहा है ना कि कोई इंसान अपनी भाषा से किसी दूसरे इंसान को सोचने पे मजबूर हो जाए, वो एक लैंग्वेज, वो एक कला, ये भी एक कला है, उसको ही रिटोरिक कहा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल बोलूं आपको, सपोज आप कोई भी नोवेल, ड्रामा या कोई भी चीज पढ़ते हो, ठीक है, किसी भी ऑथर का, किसी भी पोइट का, है ना। तो कोई कुछ वर्क ऐसा होता है जिसमें पोइट या ऑथर जो है वो सोचने में किसी, मतलब जो इंसान पढ़ रहा है, जो ऑडियंस है जो पढ़ रही है, या हम बोले कोई मूवी है, किसी मूवी को देख के जो ऑडियंस है वो वैसा ही सोचने लग जाए जैसे वो मूवी बनी है, जैसे वो ड्रामा बना है, जैसे वो प्ले है, उसी प्रकार से जैसा ऑथर ने लिखा है उसी प्रकार से वो सोचना शुरू कर दे। तो वो जो कला है लिखने की, लैंग्वेज की, जिससे वो दूसरे इंसान को प्रभावित कर रहा है सोचने के लिए, उसी तरीके से जैसे कि ऑथर ने सोचा, उसको बनाया, उसको ही रिटोरिक कहा जाता है, ठीक है। इसके नीचे पॉइंट लिखो, अब ये हम उसी का पोर्शन कर रहे हैं, रिटोरिक का ही कर रहे हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस वाज गिवन बाय प्लेटो। एक्चुअली ये दिया किसने, ये रिटोरिक, ये जो चीज है ये दी किसने, तो लिख लीजिए, दिस वाज गिवन बाय प्लेटो। प्लेटो का जिक्र हम बहुत पहले से करते हैं, जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और उन्होंने, ये प्लेटो ने क्या कहा, इसमें क्या बात कही उन्होंने, तो उसको लिख लीजिए। इन्होंने कहा, इन्वर्टेड कॉमास में करिए, आर्ट ऑफ विनिंग द सोल, art of winning the soul by discourse। ठीक है, तो देखिए इसमें ये क्या कहते हैं, इसको एस कर लीजिए, डिस्कोर्स होता है, ठीक है ना।
इन्होंने क्या कहा, प्लेटो ने इस रिटोरिक को कहा कि ये आर्ट ऑफ विनिंग द सोल, मतलब ये एक कला है जो क्या करती है, किसी भी इंसान के दिल को, आत्मा को क्या कर देती है, जीत लेती है। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई कला, कोई ऐसी शैली है जिसमें ऑथर लिख रहा है, उसको देख के कोई दूसरा पढ़ने वाला व्यक्ति या ऑडियंस जो है वो उससे प्रभावित हो रही है उस सोच से, और वो भी उसी नजरिए से सोचने लग जाए, तो डेफिनेट की बात है कि उसकी आत्मा को वो क्या हुआ, उसकी आत्मा को जीत लिया गया है। ठीक है ना, किसकी, जो पाठक है, जो रीडर है, उसकी आत्मा को जीत लिया गया है बाय डिस्कोर्स, मतलब समय के दौरान। क्लियर है, समझ में आ गया। तो रिटोरिक की ये डेफिनेशन, अभी और भी डेफिनेशन में अगर रिटोरिक का बोलूं तो पूरा पेज है, तो इसको आप देख लीजिए। इट, सबसे पहले ये आर्ट है लैंग्वेज की, जिससे क्या करता है, कोई भी इंसान अपने लिखने से किसी दूसरे इंसान को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। प्लेटो जी ने कहा था कि ये ऑफ विनिंग द सोल, किसी की आत्मा को, किसी के दिल को छू लेने वाली बात होती है। ठीक है, इसी के नीचे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए आप, ओके, rhetoric devices were invented, devices, rhetoric devices were invented, इनको खोजा गया था। There were techniques, there were techniques of language, techniques of language used to direct an audience, used to direct an audience, ठीक है, to a speaker's point of view. देखिए, ये चीज मैं आपको समझा रही थी कि रिटोरिक डिवाइसेस इन्वेंट किए गए थे, पैदा किए गए थे, खोजे गए थे, ठीक है, और ये वो टेक्निक्स थी, मतलब ये वो कला थी, टेक्निक थी, जो यूज करी गई ऑडियंस के ऊपर, ठीक है, किसके द्वारा, स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब स्पीकर, स्पीकर वही हुआ जो प्ले बना रहा है, लिख रहा है, ऑथर, ठीक है, यू कैन से डायरेक्टर, ठीक। तो जो ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया, मतलब ऑडियंस को उन्होंने दिखाया, वो भाषा का प्रयोग ऑडियंस के लिए किया, लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने उस भाषा को दूसरे तक पहुंचाया। जैसे कहने का मतलब है, अगर हम किसी भी, मैं आपको बहुत बेसिक और आसान भाषा में समझाऊं, तो हम जब मूवीज देखते हैं, ठीक है, तो जब हम मूवीज देखते हैं तो मूवी बनाने वाले जो डायरेक्टर होते हैं, सोच उनकी होती है और वो ऑडियंस को दिखाते हैं। तो ऑडियंस जो है वो भी उसी नजरिए से सोचता है। आप खुद सोचिए, जब आप कोई मूवी देख रहे हो, चाहे वो 1 घंटे की है, 2 घंटे की है, 3 घंटे की है, उस पीरियड में आप साइकोलॉजिकली, ऐसा होता है कि हम लोग उसी, ऐसा लगता है हम उसी पीरियड में चले गए और हम उसी प्रकार सोचना शुरू कर देते हैं। जब हम कोई मूवी देख रहे हो, या कोई प्ले पढ़ रहे हो, या कोई भी ड्रामा पढ़ रहे हो, है ना, या कोई नोवेल पढ़ रहे हो, तो ऐसा लगता है हम उसी में चले गए और हम उसी प्रकार से सोचना शुरू कर देते हैं जिस प्रकार से ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। समझ में आ गया। दिस इज अगेन द नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपने यहां तक लिख लिया तो प्लीज बता दीजिए, उसके बाद फिर आई विल मूव ऑन फर्दर। जल्दी से बता दीजिए। ओके, कम ऑन, लिख लिया तो बता दीजिए प्लीज, जल्दी से। यस, अदरवाइज ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप लोग इसको रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा। ओके, सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसी का पार्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, कन्विंस पीपल
लोगों को कन्विंस करा जाता है, ठीक है, कन्विंस पीपल अबाउट थिंग्स जो लोग हैं, मतलब रिटोरिक की अगर हम बात करें तो रिटोरिक क्या है, ये लोगों को कन्विंस करता है किस चीजों के बारे में, अबाउट थिंग्स टू टेल देम, मतलब उनको कोई चीज के बारे में बताना, थिंग्स अबाउट थिंग्स टू टेल देम, उनको किसी चीज की जानकारी देना, उसके बारे में उनको बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, इट फॉर्मलाइज, नेक्स्ट पॉइंट में आप इस तरीके से लिख दीजिए, फॉर्मलाइज स्टडी, फॉर्मलाइज का मतलब होता है किसी चीज को सही रूप से रखना। फॉर्मलाइज द स्टडी ऑफ रिटोरिक्स बिगिन, अगर हम बात करें तो ये शुरू कब हुआ, तो इट बिगेन इन एंशियंट ग्रीक एंड रोमन्स, इन एंशियंट, तो ये बात बिल्कुल सही है। जब हम प्लेटो का जिक्र कर रहे हैं तो हम रोमन्स तो मत कर दीजिए, रोम कर दीजिए, है ना, एंशियंट ग्रीक एंड रोम। जब हम ग्रीक और रोमन पीरियड पढ़ते हैं तो वहां पर प्लेटो का हम जब जिक्र करते हैं तो समझ लीजिए ये चीज वहीं से शुरू है, इसकी जो स्टडी है वहीं से फॉर्मलाइज हुई है, किसकी, रिटोरिक की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे लिख लीजिए आप इसमें, इट बिकेम फाउंडेशनल एलिमेंट, इट बिकेम फाउंडेशनल एलिमेंट, ये एक नींव जिसे कहते हैं ना, फाउंडेशनल एलिमेंट, वो बन जाता है इन देयर एजुकेशन, इन देयर, कि इनके एजुकेशन में ये क्या बन जाता है, एक वो बन जाता है, नींव बन जाता है, फाउंडेशन दे देता है, ठीक है, यहां तक लिख लिया, क्लियर है यहां तक। तो ये एक फाउंडेशनल एलिमेंट है एजुकेशन सिस्टम में, अगर एजुकेशन ज्ञान की बात करें तो वहां का ये एक फाउंडेशन है, कौन, रियोटोरिक। रियोटोरिक्स इज नोन एज, इसे क्या और कहा जाता है ये भी आप जान लीजिए, इट इज नोन एज आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इसको क्या कहा जाता है, आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये बताइए, एक कला है जो प्रभावित करती है, इफेक्टिव है वार्तालाप के लिए, कौन सी है, रियोटोरिक्स, रियोटोरिक्स, एस भी लगा दीजिए, क्लियर है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसी में अब ये इफेक्टिव है, इसमें और कौन कौन सी चीजों का प्रयोग किया वो देख लेते हैं। इसमें यूज किया गया कौन कौन सी चीजें थी, जैसे अगर हम बोले मेटाफर, सटायर, ये सब चीजें इसमें आती हैं, लिख लीजिए, मेटाफर, सटायर, ठीक है ना। उसके बाद आप लिख सकते हैं एंटीथेसिस, ANTI, एंटीथेसिस, THESIS, ऑल आर, ये सब के सब क्या है, these all are rhetoric devices, ठीक है। और इसी के आगे लिख लीजिए which help in conveying, इनका काम क्या था, which help in conveying, मतलब कोई भी चीज को आगे तक समझाना,
ये इसका मतलब था। थॉट्स टू द पीपल लिख लीजिए, इसी में लिख लेते हैं, कन्वेइंग थॉट्स टू द पीपल, लोगों को थॉट्स, अपने विचार देना, दिखाना, है ना, इफेक्टिवली, प्रभावशाली रूप से, इफेक्टिवली, ठीक है। तो रिटोरिक जो है वो एक आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहा। क्यों इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहा भाई? क्योंकि इसमें लिटरेरी डिवाइसेस का प्रयोग किया गया। रिटोरिक डिवाइसेस थे जिनमें आपका आता है मेटाफर, सटायर, एंटीथेसिस, ये सब के सब इसी के हैं हिस्से, रिटोरिक के। और इनसे क्या होता है, इनसे, ये डिवाइसेस का प्रयोग से लैंग्वेज, जो भाषा है जो समझानी है दूसरों तक, वो और आसान हो जाती है और इफेक्टिव हो जाती है। यहां तक क्लियर है? यस, प्लीज मेक इट श्योर इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, शैल आई मूव ऑन? जल्दी से बता दीजिए प्लीज, कम ऑन, आगे चले। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज योर्स। इसी में अभी हमारा ये रिटोरिक ही चल रहा है, रिटोरिक, ठीक है। तो इसमें हमने देखो, एक बार मैं इसको, मैं एक बार लिखवा देती हूँ, एक बार इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे, बट पहले एक बार इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें इसी के पॉइंट में नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, वर्ड्स यू चूज आर इंपॉर्टेंट। अब इसी में चल रहा है ये, ठीक है, रिटोरिक के ही नीचे चल रहा है। तो लिख लीजिए इसमें, वर्ड्स यू चूज जो शब्द तुम चुनते हो, ठीक है, वर्ड्स यू चूज आर इंपॉर्टेंट, वो शब्द जो हम चूज करते हैं, मतलब जो ये किसके लिए कहा गया है, जो भी इस लैंग्वेज को लिख रहे हैं उसकी ये बात चल रही है कि वर्ड्स, वर्ड्स यू चूज आर इंपॉर्टेंट, दीज वर्ड्स नोन एज, अब ये जो वर्ड्स हैं, एंड दीज वर्ड्स आर, यही शब्द क्या है, इनको कहा जाता है, लिख लीजिए, रिटोरिक डिवाइसेस। यही शब्द जो है जिनसे हम प्रभावशाली बनाते हैं अपने वर्क को, उसको ही कहा जाता है रिटोरिक डिवाइसेस। नेक्स्ट पे लिख लीजिए, रिटोरिकल डिवाइसेस, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, ये जो डिवाइसेस है आर पर्टिकुलरली यूजफुल, ये क्या है, पर्टिकुलरली क्या है, ये यूजफुल है, ठीक है। काहे के लिए यूजफुल है, इसी के आगे लिख लीजिए, यूजफुल डिवाइसेस, rhetorical devices are particularly useful devices that can grab attention, that can grab attention, जो attention को क्या कर सकता है, ध्यान को केंद्रित कर सकता है, can grab attention of the audience, इसी के आगे लिख लेते हैं, of the audience, मतलब ऑडियंस का अटेंशन अपनी तरफ क्या कर देते हैं, केंद्रित कर लेते हैं, ठीक है। एंड डायरेक्ट टूवर्ड इट टूवर्ड्स, and direct it towards a speaker's perspective. और जो स्पीकर का नजरिया है, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है धारणा, विचार धारणा, ठीक है। तो जो स्पीकर की विचार धारणा है उसकी तरफ ऑडियंस को ले जाता है।
तो ये रिटोरिकल डिवाइस एक ऐसा पर्टिकुलरली यूजफुल डिवाइस है जो ऑडियंस का ध्यान केंद्रित करता है और जो स्पीकर की जो सोच है, स्पीकर का जो नजरिया है, उसकी तरफ खींचा हुआ ले चलती है कि स्पीकर ये सोचता है। ठीक, यहां तक क्लियर है? मैं बहुत धीरे धीरे इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आपको एक एक चीज पता चल जाए, क्योंकि जब क्वेश्चन इस पे बन के आए तो कम से कम आपको जब अंदर की कहानी पता होगी तो आप इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कर लेंगे। इसमें भी काफी सीरीज है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, सो आई विल मेक इट टू डू, बट बिफोर दैट आपको ये समझना होगा। क्लियर है? एनी डाउट इज हियर? ठीक है। इसी के बाद अब इसमें नेक्स्ट एक चीज आती है, ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है, हमें ये भी चीज जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, ये किस चीज के बारे में जिक्र कर रहा है। तो लिख लीजिए, इसमें आगे लिख लीजिए, इट टॉक्स अबाउट, इसके पॉइंट्स है इसी के नीचे है ये। इट का मतलब समझ जाइए, रिटोरिक की बात चल रही है। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट, किसके बारे में ये बातचीत चल रही है, लिख लीजिए, पेस ऑफ योर स्पीच, पेस ऑफ योर स्पीच, फर्स्ट पॉइंट, इसको फर्स्ट कर लीजिए। अब ये योर्स क्या है, अगर हम कहें तो योर्स यहाँ पर क्या है, ऑथर की बात चल रही है, राइटर की बात चल रही है कि पेस, पेस का मतलब है उसका कितना स्पीड है, क्या फ्लो है स्पीकर की सोचने की, उस चीज को बताता है। दूसरा, टोन ऑफ वॉइस, टोन ऑफ वॉइस, जो ऑथर या राइटर जो भी है वो इसमें किस प्रकार का टोन का प्रयोग, आवाज जो वॉइस है उसमें किस प्रकार का टोन है। ठीक ठीक है ना, वो इस चीज रिटोरिकल डिवाइसेस के अंतर्गत आती है। ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज, तीसरा पार्ट आता है, ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज, और पूरी तरीके से जो पूरा बॉडी लैंग्वेज है, मतलब क्या इसकी कहानी है, किस चीज के ऊपर ये बात चल रही है, उस पूरी चीज को, उन सब चीजों के बारे में रिटोरिकल डिवाइसेस बात करता है। तो मतलब एक चीज से अगर निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये जो वर्क है, जैसे हम कहते हैं ना, हम कोई भी सीरियल देख लो, कोई भी ड्रामा देख लो, कोई भी प्ले देख लो, कोई भी मूवी देख लो, तो उसकी शुरुआत से ही पता चल जाता है कि इसमें जो स्पीच है किस तरीके की है, उसकी क्या पेस है, कितनी फ्लो में है, उससे पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर जो स्पीकर है उसने यहाँ किस प्रकार का टोन, टोन मतलब हाई है, लो है, स्लो है, फास्ट है, उसका पता चल जाता है। उसके बाद ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज, पूरी मूवी की कहानी पता चल जाती है, अरे इस मूवी में ये होगा, इस प्ले में ये होगा। तो ये सब चीजें, ये पर्सपेक्टिव जो है, ये रिटोरिकल डिवाइसेस के अंतर्गत आती है, एंड दैट इज योर रिटोरिक। यहां तक समझ में आ गया तो प्लीज एक बार बता दें, दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर मैं आपको प्रोडोसी कराती हूँ, प्रोसोडी। Yes, please make it sure if it is clear. And if it is not clear, once again I will explain you the entire rhetoric, what it is. समझाना है एक बार? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से प्लीज मेक इट श्योर। अगर आप लोगों को दोबारा एक्सप्लेन करना है तो बता दीजिए, वरना फिर मैं आगे प्रोसोडी करा रही हूँ। जल्दी से टेक्स्ट कीजिए प्लीज। यस, ऑल ऑफ यू प्लीज मेक इट फास्ट। चलो एक बार मैं इसको बैक करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनी मैसेज फ्रॉम यू। देखो रियोटोरिक क्या है, एक बार जल्दी जल्दी हम समझ लेते हैं। ये एक आर्ट है जिसमें भाषा का, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जिसमें किसी एक पर्सन को ट्राई किया जाता है कि उसको जो अनदर पर्सन है उसको सोचने पे मजबूर किया जाता है। मतलब एक इंसान अपनी भाषा से किसी दूसरे इंसान की सोचने को प्रभावित करता है, दैट इज रियोटोरिक। ये प्लाटो जी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने कहा था ये एक आर्ट है जो किसी की आत्मा को जीत ले। मतलब कहने का मतलब, मैंने कोई बात बोली और आप उससे प्रभावित हुए तो अपने आप में ये एक इन्फ्लुएंशियल का काम किया, तो वो कहीं ना कहीं आत्मा को छू लेने वाली बात हो जाती है। ठीक है,
और इसमें डिवाइसेस जो थी वो उनको इन्वेंट किया गया था। ये जो थी ये टेक्निक्स थी लैंग्वेज की, मतलब कला थी कि किस प्रकार से अपनी भाषा को और अपनी जो लैंग्वेज है या फिर आप कह सकते हो अपने वर्क को रीडिंग जो राइटिंग ऑथर्स थे उन्होंने आगे बढ़ाया, जिससे कि वो क्या कर सके ऑडियंस को डायरेक्ट जो स्पीकर है, जो लिखने वाला है, जो बता रहा है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको दे सके। इसी के आगे ये कन्विंस करता है लोगों को कि वो कौन सी चीजें हैं, उन चीजों के बारे में उसको समझाता है। जैसे देखिए हर टाइप के सेक्शंस होते हैं, ड्रामा पॉलिटिकल भी हो सकता है, हिस्टोरिकल भी हो सकता है ना? हर टाइप के ड्रामा होते हैं, हर टाइप के मूवीज होती हैं। आप मूवीज भी अलग अलग देते हो, कुछ कॉमेडी है, कुछ एक्शन है। तो इसी प्रकार से जो वर्क है, नोवेल है, वो भी अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड है। तो वो चीजों के बारे में लोगों को समझाते हैं। ये एक स्टडी है फॉर्मलाइज, उसको बड़े एक तरीके से तौर तरीके से उसको फॉर्मलाइज किया गया है। और ये ऐसा नहीं है कि ये स्टडी अभी शुरू हुई, ये स्टडी कम से कम एंशियंट और ग्रीक, अगर हम बोले तो ग्रीक और रोम में ही ये चीजें शुरू हो चुकी थी। इस रिटॉरिक की अगर हम बात करें, ये एक फाउंडेशनल एलिमेंट है अपने ही एजुकेशन में, मतलब जो एजुकेशन जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, जो लिख रहे हैं, उनका ये एक एलिमेंट है, फाउंडेशन बेस है, नींव है। ये जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा। रिटॉरिक्स को एक आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी कहा गया है। दैट मीन्स ये एक बड़ा ही प्रभावशाली आर्ट है, कला है, जो दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाता है। इसमें मेटाफर, सटायर, एंटिथेसिस इस प्रकार के रिटोरिक डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है, जो मदद करता है कि वो जो स्पीकर का जो थॉट है, जो स्पीकर है, जो राइटर है, जो बनाने वाला, जो नोवेलिस्ट है, वो अपने विचारों को बड़े आसानी से ऑडियंस तक, रीडर तक क्या कर सके, प्रभावशाली रूप से पहुंचा सके, समझा सके। इनमें जो शब्दों का प्रयोग करा जाता है, उन्हीं शब्दों को रिटोरिक डिवाइसेस कहा जाता है। रिटोरिकल डिवाइसेस अगर हम पर्टिकुलरली कहें तो ये एक यूजफुल डिवाइस है जो ऑडियंस के अटेंशन को अपनी तरफ खींचता है। मतलब कि स्पीकर क्या कर रहा है, ऑडियंस या रीडर्स या यू नो पब्लिक को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है कि भाई मेरा नजरिया जो है तुम उसकी तरफ सोचो। और इसमें किस चीज के बारे में जिक्र होता है कि जो ऑथर है या जो स्पीकर है उसकी किस प्रकार की स्पीच है, क्या बोलना चाह रहा है, वॉइस ऑफ टोन ऑफ वॉइस कैसी है, और ओवरऑल उस पूरे वर्क का बॉडी लैंग्वेज क्या है, किस चीज के ऊपर ये बात चल रही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिटॉरिक। अब हम चलते हैं प्रोसोडी। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चंस है, रिटॉरिक एंड प्रोसोडी। प्रोसोडी, PROSODY, प्रोसोडी लिख लेते हैं। कम ऑन, इसको लिख लेते हैं। तो देखिए, इट डील्स विद द राइम, इसको लिख लीजिए। इट डील्स विद द रिदम एंड राइम। ठीक है, इसमें रिदम भी होगा, राइम भी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख लीजिए, स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है, दैट हेल्प टू क्रिएट, दैट हेल्प टू क्रिएट, जो मदद करता है कि वो क्या कर सके, क्रिएट, बना सके, अ रिदमिक इफेक्ट, रिदमिक इफेक्ट, एक रिदमिक इफेक्ट को क्या कर सके, बना सके इन पोइट्री, इन पोइट्री। तो पोइट्री में एक रिदमिक, रिदमिक की स्पेलिंग थोड़ा सा कर लीजिए प्लीज। रिदमिक, तो ये एक, इट डील्स विद द रिदम एंड राइम। कहने का मतलब है प्रोसोडी क्या है, एक रिदम, लय जिसे कहते हैं, रिदम और राइम, इन दोनों का, उन दोनों के बारे में जिक्र करता है। अगर
एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कि प्रोसोडी किसको डील करता है, तो प्रोसोडी रिदम और राइम को डील करता है, ठीक है। और ये वो स्टडी है जिसमें एलिमेंट्स क्या करते हैं, मदद करते हैं कि किसी भी पोइट्री को वो क्या बना सके, रिदमिक बना सके, मतलब एक फ्लो में बना सके, एक ट्यून में बना सके किसी भी पोइट्री को, उसे प्रोसोडी कहा जाता है। मोस्टली इट इज यूज्ड इन प्रोज स्पीचेस, लिख लीजिए, मोस्टली इट इज यूज्ड इन प्रोज, ज्यादातर इसका प्रयोग कहां किया जाता है, प्रोज स्पीचेस में, जो प्रोज में जो स्पीचेस होती है उसमें इनका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कुछ एलिमेंट्स का प्रयोग होता है, यूज्ड इन रीडिंग, जैसे यूज्ड इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कैसे एलिमेंट्स है उनको देख लेते हैं। जैसे यूज रीडिंग अलाउड, जैसे कोई चीज बड़ी जोर से पढ़ना, ठीक है। लाइक पॉज, अभी समझाते हैं, लाइक पॉज, थोड़ी देर रुक जाना। लो योर वॉइस, आवाज को थोड़ा सा गाया, पोइट्री में गाया, थोड़ा जोर से गाया, फिर थोड़ा रुके, फिर उसके बाद आवाज को थोड़ी हल्का करी, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना, रिदम आ रहा है। स्ट्रेस ऑन सर्टेन वर्ड्स, स्ट्रेस ऑन सर्टेन वर्ड्स, कुछ शब्द ऐसे हैं जिन पे थोड़ा सा जोर दिया गया है ना, ये आप जानते ही है ना, जब हम ब्लैंक वर्ड्स, फ्री वर्ड्स पढ़ते हैं ना, तो फ्री वर्ड्स में तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब हम मीटर और ये सब पढ़ते हैं तो कुछ शब्दों को जोर से बोला जाता है, स्ट्रेस दिया जाता है। अलाउड, अलाउड मतलब थोड़ा जोर से बोला, फिर थोड़ा रुके, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, टोन ऊपर नीचे एक म्यूजिकल फॉर्म में आ रही है, एक गीत के फॉर्म में आ रही है, एक टोन के फॉर्म में आ रही है, एक फ्लो के फॉर्म में आ रही है। तो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट इज प्रोसोडी, ठीक है। इसी के नीचे लिखिए, इट रेफर्स टू द रूल्स, लिख लीजिए, इट रेफर्स टू द रूल्स ऑफ ये कौन से रूल्स को रेफर्स करता है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ लैंग्वेज, मतलब भाषा का प्रोनाउंसिएशन, कैसे उसको उच्चारण करें, एज वेल एज रूल्स ऑफ, एज वेल एज रूल्स ऑफ वर्सिफिकेशन, as well as rules of वर्सिफिकेशन। वर्सिफिकेशन किसे कहा जाता है, देखो वर्सिफिकेशन होता है आर्ट ऑफ राइटिंग पोइट्री, इसको लिख लीजिए आप, वर्सिफिकेशन इज आर्ट ऑफ राइटिंग पोइट्री, पोइट्री को लिखने की जो कला है उसको कहा जाता है वर्सिफिकेशन, ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है, इट रेफर्स टू द रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। अगर हम प्रोसोडी की बात करें तो प्रोसोडी क्या है, वो नियम कानून है, वो नियम कानून है जो उच्चारण पे जोर देता है कि इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाए, कैसे इसका उच्चारण किया जाए भाषा का, एज वेल एज रूल्स ऑफ वर्सिफिकेशन, और ये नियम भी बताता है कि कैसे पोइट्री को लिखा जाए, आर्ट ऑफ राइटिंग द पोइट्री, पोइट्री को कैसे लिखा जाए, वर्सिफिकेशन किया जाए, उसको भी बताता है। कौन बताता है, प्रोसोडी। क्लियर है यहां तक, एनी डाउट। इसके बाद हम चलेंगे, आई थिंक यू मस्ट हैव रिटन इट, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, देन आई विल डिस्कस इट लेटर ऑन द एंटायर पार्ट।
इसके बाद लिखिए हाउ टू कन्वर्ट अ प्रोज। हाउ, ये बताता है हाउ टू कन्वर्ट, किस तरीके से कन्वर्ट करें, किसको कन्वर्ट करें, प्रोज पीस कन्वर्ट, जो प्रोज है, प्रोज का सेक्शन है, उसको किस तरीके से बदला जाए, मतलब प्रोज को पोएट्री में कैसा लाया जाए। हाउ टू कन्वर्ट प्रोज पीस इनटू पोएट्री, कि प्रोज को भी पोएट्री में कैसा लाया जाए, इसको भी ये बताता है। एंड हाउ यू एड वर्ड्स, इसी के आगे लिख लेते हैं, इसी के आगे लिख लेते हैं, व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट अ मिनट। एंड हाउ टू ऐड, किस तरीके से हम क्या करें, ऐड करें, किसको, वर्ड्स को, इनटू इट। हाउ टू ऐड वर्ड्स इनटू इट टू क्रिएट अ रिदमिक इफेक्ट। क्रिएट अ, ठीक है, मतलब एक रिदमिक इफेक्ट, एक लय वाला प्रभाव, एक प्रोज को पोएट्री में कैसा लाया जाए, ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसा कौन सा वर्ड्स है, ऐसा कौन सा तरीका है कि इसको गीत के रूप में लिखा जाए और इसको इस तरीके से प्रभावित बनाया जाए कि इसमें एक टोन आए, इसमें एक लय आए, किसमें, प्रोज में। तो प्रोज को पोएट्री में बनाने का काम भी प्रोसोडी करती है। क्लियर है। नेक्स्ट लिख लिए, इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ, ये किसकी स्टडी के बारे में बात कर रहा है, ऑफ मीटर। मीटर मैंने आपको वही बोला जो स्ट्रेस दे, ठीक है, लिरिक, राइम, राइम पे ये क्या करता है, उसकी स्टडी है ये, ठीक है। रिदम लिख लीजिए, एपिक लिख लीजिए, ठीक है। रिदम, एपिक एंड ड्रामेटिक पोइट्री। तो ये किसकी स्टडी है, मीटर की है, लिरिक की है, राइम की है, रिदम की है, एपिक की है, ड्रामेटिक पोइट्री की ये स्टडी कहलाई जाती है। अब अगर हम बात करें तो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री कैसे होते हैं, पोइट्री किस फॉर्म में होती है, तो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, पोइट्री की कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, अब पोएम, अगर हम फॉर्म की बात करें, फॉर्म्स मत करिए, फॉर्म करिए, फॉर्म ऑफ पोइट्री, किस तरीके की पोइट्री होती है, फॉर्म ऑफ पोइट्री क्या है। तो फॉर्म ऑफ पोइट्री में लिख लीजिए, अ पोयम इज नोन टू बी अ पोयम, इसी के नीचे लिखवा देते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, अ पोयम इज नोन एज अ पोयम, इसी पोयम इज नोन एज पोयम। एक पोयम को पोयम कहा जाता है, कब कहा जाता है किसी पोयम को एक पोयम कहा जाता है, बिकॉज, ये आप जानते ही हैं क्यों कहा जाता है, क्योंकि पोयम में क्या होता है, रिदम और राइम, बिकॉज इट हैज, बिकॉज इट हैज रिदम एंड राइम। रिदम का मतलब होता है बीट, तो क्योंकि एक इसमें बीट होती है, एक रिदम होता है, राइम होता है, तभी हम कहते हैं कि ये चीज पोइट्री के फॉर्म में है, मतलब पोइट्री के तरीके, पोयम की तरह है, ठीक है ना, तभी तो हम उसको पोयम बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं।
तो इसी में लिख लीजिए दीज आर टू एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री। कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन से दो एलिमेंट्स हैं पोइट्री के, तो आपको याद रखना है रिदम एंड राइम। ये क्या है? दीज आर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। तो पोइट्री के ये दो फॉर्म्स हैं, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है रिदम कम्स आफ्टर यूजिंग। अब ये पूछ लिया जाए रिदम कब आता है, तो यहाँ जगह है, यहाँ ऊपर लिख दे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। फॉर्म ऑफ पोइट्री रिदम होगा, राइम होगा, और एक फॉर्म ऑफ पोइट्री के तौर में होगी। अगर हम फॉर्म्स ऑफ पोइट्री कहते हैं तो दो ही हैं, टू फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हैं, दैट इज योर रिदम एंड राइम। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। जहां तक लिख लिया आपने? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। रिदम कम्स आफ्टर यूजिंग। रिदम कब आता है? रिदम आफ्टर यूजिंग। कब हम रिदम कहेंगे कि रिदम आया? जब हम इसमें किसका प्रयोग कर देंगे? रिदम में आर एच कर दीजिए, है ना। रिदम कम्स आफ्टर यूजिंग, किसके प्रयोग के बाद? राइम एंड मीटर। आफ्टर यूजिंग राइम एंड मीटर। तो राइम और मीटर का जब प्रयोग हो जाता है, उसके बाद ही जो पोयम है उसमें एक बीट आती है, एक रिदम आती है, एक लय आती है। क्लियर है यहां तक? आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। तो एक बार मैं आपको जल्दी से प्रोसोडी फटाफट से रिकॉल करा देती हूँ। ओके, तो चलो देख लेते हैं एक बार। प्रोसोडी ज्यादा नहीं है, बहुत शॉर्ट में है। प्रोसोडी क्या है? ये प्रोसोडी का मतलब होता है कोई भी चीज लय में होना। तो रिदम और राइम में कोई भी चीज ये डील करता है किसी भी चीज को जो राइम में होगा और जो रिदम में होगा, ठीक है। ये वो स्टडी है एलिमेंट्स की जो मदद करता है कि किसी भी चीज को, मतलब पोइट्री को बहुत ज्यादा प्रभावित बनाया जा सके। किस तरीके से? जब वो रिदमिक फॉर्म में होगा। तो जितना ज्यादा वो लय में होगा, टोन में होगा, तो वो पोयम को बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा। तो ज्यादातर इसको यूज किया जाता है प्रोज स्पीचेस में, और इसमें एलिमेंट्स जिनका प्रयोग किया जाता है, जैसे किस चीज पे ये फोकस करता है। तो जैसे जब पढ़ते हैं तो कभी कभी पढ़ते हैं बहुत तेज, रीडिंग अलाउड, फिर उसके बाद थोड़ा सा पॉज करते हैं, रुकते हैं, रुकने के बाद फिर अपनी आवाज को थोड़ा कम करते हैं। कम करने के बाद कभी कभी कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन पे थोड़ा ज्यादा एम्फासाइज, जोर देते हैं, स्ट्रेस देते हैं। तो अपने आप में जब पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज ऊपर, कुछ चीज रुक कर, कुछ चीज हल्की आवाज में, फिर कुछ चीज पे ज्यादा जोर देना, अपने आप में ये क्या बना रहा है? एक टोन बना रहा है, ठीक। ये जो वर्ड्स हैं ये रेफर करते हैं कि रूल्स जो है किस तरीके से इनका प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए, और साथ ही साथ इन भाषाओं के साथ साथ किस तरीके की इसकी वर्सिफिकेशन होनी चाहिए। मतलब अगर इसको पोइट्री के फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो कौन सा आर्ट हो जिसमें इसको लिखा जा सके। ये प्रोसोडी बताता है कि किस प्रकार से प्रोस पीस को पोइटिक फॉर्म में, पोइट्री के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाए। कैसे ऐड करके? इसमें कुछ वर्ड्स ऐड कर देते हैं जिससे कि उसके अंदर एक रिदमिक इफेक्ट आए। तो जब भी रिदम बीट आएगी तो ऑटोमेटिकली लय आएगी, तो वो प्रोसोडी हो जाएगी, भले ही वो क्या है? एक प्रोज है, ठीक है। क्लियर है? इट इज द स्टडी ऑफ, अगर हम बोले तो इसमें किस किस चीज की स्टडी की जाती है? इसमें मीटर, लिरिक, राइम, आपका रिदम, एपिक, ड्रामेटिक पोइट्री के बारे में पढ़ा जाता है। और फॉर्म ऑफ पोइट्री की अगर बात करें, इसको कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जो पोइट्री बनाती हैं? तो दो फॉर्म्स जो है, दैट इज योर रिदम एंड राइम। बीट एंड राइम, ये दो एलिमेंट्स है जो पोइट्री को बनाता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो रिदम जो है वो किसके बाद यूज किया जाता है? जब राइम और मीटर होगा फिर ही रिदम आएगा। तो ये था ओवरऑल प्रोसोडी। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। एक बार बता दीजिए, कमन, क्लियर है? ओके, फाइन, ओके, गुड। अब ऐसा करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी में, सिलेबस में,
चाहे देखिए आप उत्तराखंड लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो या फिर यू आर गोइंग फॉर पॉलिटेक्निक, मतलब मैं दोनों का सिलेबस को कंबाइन करके बता रही हूँ। दोनों जगह लिटरेरी थियोरी एंड क्रिटिसिज्म टॉपिक करके आता है, इससे क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो अब जो दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं, आज स्टार्ट कर लेते हैं। देन टुडे आई एम डिस्कसिंग लिटरेरी थियोरी एंड क्रिटिसिज्म। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही नींव है जिसे हम कहते हैं लिटरेचर की, है ना। किस प्रकार की थियरी थी, किस प्रकार, देखो क्रिटिसिज्म की जहां बात आती है तो वो हमेशा हम उसको आलोचना नहीं लेते हैं। आलोचना नेगेटिव सेंस में ही नहीं लिया जाता है, मतलब उसमें बताया जाता है कि टेक्स्ट है, कोई भी चीज है, उसकी अच्छाइयां, उसकी बुराइयां। जब कोई, आप देखते हो कोई ऑथर के लिए कोई क्रिटिकल कमेंट देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कमेंट हमेशा नेगेटिव ही हो, आलोचनात्मक ही हो। कभी कभी कमेंट बहुत ज्यादा प्रेज वर्दी होता है ना, कि भाई सराहने वाला काम किया है। तो उसको हम क्रिटिसिज्म को आप एक वर्ड देख के कि भाई आलोचना है, निंदाजनक चीज है, तो निंदा ही करना नहीं है। निंदा इसको पॉजिटिव वे में कह सकते हो, किसी की प्रेज करना, पढ़ाई करना, या किसी चीज को नकारना कि गलत क्या है, दैट इज नोन एज क्रिटिसिज्म। किसी के टेक्स्ट को, पर्टिकुलरली किसी पर्सन को तो नहीं कर सकते हैं, टेक्स्ट को ही करेंगे जो चीज लिखी गई है। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड द हेडिंग इज योर, डाल लीजिए, लिटरेरी थियोरी एंड क्रिटिसिज्म में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वी विल डिस्कस द डिफरेंस। ओके, आई थिंक व्हाइट विल वर्क फॉर, लिटरेरी थियोरी एंड क्रिटिसिज्म में डिफरेंस, पहले तो डिफरेंस ही पता होना चाहिए, फिर ही हम आगे की कहानी, इसमें काफी लेंथी टॉपिक है तो इसको आज जितना कर सकते हैं लेट्स बिगिन विद दैट। तो थियरी, पहले हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करें। लिटरेरी थियरी है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, इसके आगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी आ जाता है, ठीक है। तो हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म को पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब हम क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आलोचना ही हो, ठीक है। इट मींस क्रिटिकिंग, इसको लिख लीजिए, किसी को क्रिटिक करना, या कह सकते हो रिव्यूइंग समथिंग, किसी चीज के ऊपर दोबारा से पुनः रिव्यू करना, मतलब उसको दोबारा से देखना, उसको कहा जाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो इसी के नीचे पॉइंट वाइज लिखते चले जाते हैं व्हाट एक्चुअली इट इज अबाउट। तो पहला पॉइंट करके लिख लीजिए, इट इज अबाउट एनालाइजिंग अ पीस ऑफ लिटरेचर ये एक पहले लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इट इज अ पीस ऑफ एनालाइजिंग अ पीस ऑफ, इंग्लिश लिटरेचर ना भी लिखिए आप तो चल जाएगा, लिटरेचर ही चलेगा, है ना। इसको यहाँ लिख लीजिए आप, पीस ऑफ लिटरेचर, ठीक है, एंड सेइंग व्हाट इज गुड, और ये बोलना कि क्या चीज इसमें सही है, with such with such literature, with such literature, and what is not so good, और ये बताना कि कौन सी चीज अच्छी नहीं है विथ लिटरेचर। तो देखिए अगर हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है क्रिटिक करना, कुछ ढूंढना, रिव्यू करना,
किसी चीज के बारे में कुछ चीज ढूंढना, उस अब वो ढूंढना नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि उसमें अच्छा वर्क भी हो सकता है, जिसको हम बोल ही रहे हैं कि इसका काम है एनालाइज करना किसी भी लिटरेचर में किए गए काम को। उसमें क्या चीज इसमें लिख रहा है ना, एंड सेइंग व्हाट इज गुड, और उसमें बताना कि क्या चीज अच्छी है ऐसे लिटरेचर में, या अगर अच्छी नहीं है तो बताना कि इसमें क्या चीज बुरी है, अच्छी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है व्हाट इज गुड, व्हाट इज गुड, देखिए व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट सो गुड। मतलब लिटरेचर के बारे में बताना क्या चीज सही है या कौन सी चीज सही नहीं है, रिव्यू करना। जैसे कहते हैं ना, आपको क्वेश्चन पेपर दे, जैसे आप देखते हैं, आप कोई भी आजकल तो कोई भी चीज है, मैं आपको और दूर कहाँ जाऊं, मैं यही बता सकती हूँ, आपके पास लॉट्स ऑफ आज के टॉपिक्स हैं। आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, किस टीचर का आपको अच्छा लगा, तो आप रिव्यूज पढ़ते हो, आप रिव्यूज देते हो ना। वो रिव्यूज अच्छे भी हो सकते हैं, आपको किसी का अच्छा लगा, किसी का अच्छा नहीं लगा, तो वो रिव्यू बुरा भी हो सकता है, बुरा इन द सेंस कि आपको ये चीज समझ में नहीं आए। तो वही चीज है कि लिटरेचर के बारे में, अगर हम लिटरेचर की बात करें, तो वहां पर जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, वो एक लिटरेचर में एनालाइज करता है कि कौन सी चीज सही है या कौन सी चीज सही नहीं है लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद इसका जो क्रिटिक का जो जॉब होता है वो क्या होता है? क्रिटिक्स जॉब मतलब जो क्रिटिक करने वाले हैं उनका काम क्या है, व्हाट इज देयर पर्पस, है ना। तो इनका काम करना क्या है, तो दे एनालाइज सर्टेन वर्क्स, ये एनालाइज करते हैं, मूल्यांकन करते हैं सर्टेन वर्क्स और राइटर्स, कुछ कामों को या कुछ राइटर्स को, व्हाट इज गुड अबाउट सच लिटरेचर, कि ऐसे लिटरेचर में क्या सही है, क्या चीज सही है, एंड व्हाट इज नॉट, और कौन सी चीज सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद लिख लेते हैं क्रिटिसिज्म इज रिव्यूइंग अ पर्टिकुलर, यहां तक लिख लिया आपने? जल्दी से बता दीजिए, फिर हम आगे मूव ऑन करें। इफ यू हैव रिटन देन प्लीज मेक इट श्योर। कम ऑन, डन, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए क्रिटिसिज्म इज अबाउट is about reviewing a particular एक पर्टिकुलर चीज को रिव्यू करना, मतलब पर्टिकुलर आप वर्क लिख सकते हो यहां पर, कोई भी एक पर्टिकुलर काम है उसको दोबारा से रिव्यू करना। ठीक है, हाउ टू जज अ टेक्स्ट, मतलब जो लिखा हुआ है टेक्स्ट है उसको किस प्रकार से जज किया जा सकता है, एंड व्हाट मेक्स अ टेक्स्ट गुड, एंड व्हाट मेक्स अ टेक्स्ट गुड, और टेक्स्ट को कौन सी ऐसी चीज है जो क्या बना रही है, अच्छा बना रही है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, अभी मैं समझा दूंगी। देखिए, क्रिटिसिज्म का तात्पर्य है कि एक पर्टिकुलर वर्क जो है उसको रिव्यू करना, ऐसा नहीं कि पूरा एक पर्टिकुलर वर्क होगा उसको रिव्यू करना है। अब उसको रिव्यू करके बताना है, जज करना है कि उस टेक्स्ट में क्या चीज अच्छी है ना, उसको यहाँ क्रिटिसिज्म कहा गया है। तो इसलिए इसको आलोचना ना समझ के ये समझिए कि क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कोई भी चीज अच्छी ढूंढना टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, टेक्स्ट तो समझ रहे हैं ना, लिखने का मतलब। इसमें लिटरेरी थियरी क्या है उसको लिख लीजिए आप। यहां तक तो समझ में आ गया होगा क्रिटिसिज्म क्या है।
आई थिंक क्रिटिसिज्म इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब हम चलेंगे लिटरेरी थियरी क्या है। व्हाट इज लिटरेरी थियरी? तो लिटरेरी थियरी को भी देख लेते हैं। तो इसमें लिख लीजिए, लेंसेस, या नीचे पॉइंट करके लिखिए, lenses which are used by the people used by the people in order to analyze in lies a literary work। देखो ध्यान दीजिए, लेंसेस, लेंसेस का मतलब यहाँ क्या है कि मतलब बताना, मतलब देखने का नजरिया। ठीक है, अब हर इंसान का देखने का नजरिया अलग है, तो यहाँ पर कहते हैं कि ये एक अप्रोच है। ये जो बात करी जा रही है, ये अप्रोच की बात की जा रही है कि इसमें बता रहे हैं कि जो लोग हैं वो कोई लिटरेरी वर्क है उसको एनालाइज करता है, उसका मूल्यांकन कर रहा है, उसको देख रहा है, एनालिटिकली सोच रहा है कि ये जो वर्क है ये किस थियरी पे है, इसका क्या वर्क है, ये किस संदर्भ में बात कर रहा है। तो अप्रोच के ऊपर बात आती है। अप्रोच, जैसे अप्रोच हमने कहा मार्क्सिज्म थियरी भी है, फेमिनिस्ट थियरी। मार्क्सिज्म होगी तो वो सोशल क्लास रेस इस पे होगी, तो वो उस चीज पर वो डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो थियरी है तो पर्टिकुलरली वो थियरी उसी को बता रही है जिस चीज के ऊपर है, सोसाइटी, क्लास, रेस। समझ में आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं लिख तो ऊपर मतलब बता, मतलब हम किसी भी टॉपिक को, मतलब कहने का देखो थियरी, अगर मैं लेमैन की भाषा बताऊं आपको, तो जैसे हमने कोई टेक्स्ट पढ़ा, ठीक है, अब टेक्स्ट पढ़ने के बाद देखो फिलॉसफी होती है, ठीक है, थियरी होती है, हर किसी जैसे लिखने का जो तरीका है, या किसी ये, अरे भाई ये टॉपिक जो लिखा गया है ये तो पूरी की पूरी किसके किस पे बेस्ड है, इनकी थियरी पे बेस्ड है। जैसे मार्क्सिज्म की थियरी है, फेमिनिस्ट की थियरी है, ठीक है, और भी बहुत सारी थियरीज हैं, जैसे हम न्यू क्रिटिसिज्म की थियरी कह सकते हैं, है ना। तो किस बेस पे है ये थियरी, उस टेक्स्ट को बताना लोगों के द्वारा, उसे ही लिटरेरी थियरी कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, हियर वी लुक एट द फॉर्म, यहां हम फॉर्म को देखते हैं, ऑफ टेक्स्ट, ऑफ टेक्स्ट रेदर देन, ठीक है, रेदर देन लुकिंग एट द बैकग्राउंड। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो लिटरेरी थियरी है उसमें हम फॉर्म को देखते हैं, तरीके को देखते हैं टेक्स्ट का कि किस तरीके से लिखा गया है, बजाय हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को छोड़ के, या कह सकते हो हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल सोशल, है ना, ये भी लिख सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट। मतलब इन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात ना करके कि ये ऐतिहासिक बनी है, सामाजिक बनी है, या इसका कौन सा ये जो टेक्स्ट है ये किसके ऊपर बना है, इसको छोड़ के ये बताता है कि ये किस तरीके से लिखी गई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये तरीका बताती है कि कैसे इसको लिखा गया है। फॉर्म पे यहां बात आ रही है, टेक्स्ट फॉर्म, कि टेक्स्ट को किस फॉर्म में लिखा गया है, बजाय उसके बैकग्राउंड को नहीं बताएगा, बैकग्राउंड को छोड़ के फॉर्म को बताएगा, टेक्स्ट की फॉर्म। तो उसको कहा जाता है लिटरेरी थियरी। इसके नीचे एक और पॉइंट लिख लेते हैं, राइट डाउन, we analyze the book based on choice of words,
हम बुक को एनालाइज करते हैं बेस्ड ऑन चॉइस ऑफ, मतलब हमारी इच्छा है हम किसे चुने, चॉइस ऑफ वर्ड्स, स्टाइल, ठीक है, फॉर्म ऑफ राइटिंग। देखो हर किसी को अलग अलग टाइप की बुक्स पढ़ने का शौक होता है कि नहीं? किसी को डिपेंड करता है कि आपको किसका स्टाइल ज्यादा पढ़ने में मजा आता है ना? तो यहाँ पर वो यही बोल रहा है कि हम जब बुक को एनालाइज करते हैं, तो बुक एनालाइज करने के लिए हम ये देखते हैं कि इसको किस, ये जो शब्द लिखे गए हैं ये कैसे लिखे गए हैं शब्द, है ना? शब्दों का तरीका देख के हम उस बुक को देखते हैं, या कह सकते हो उसकी स्टाइल ऑफ राइटिंग कैसी है, उसका स्टाइल कैसा है लिखने का। तो उसी के बेस पे हम किताब को छांटते हैं, उसी के बेस पे हम एनालाइज करते हैं। तो ये इसका कहने का मतलब है। जैसे मैं आपको बोलूं एग्जाम्पल के रूप में, मैं उदाहरण समझा दूं, तो आप लिख लीजिए, मार्क्सिज्म की थियोरी को मैं एक एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे लिख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं आपको, मार्क्सिस्ट एग्जाम्पल करके लिख लीजिए, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी। मार्क्सिज्म की अगर हम थियोरी की बात करें, तो मार्क्सिस्ट की लिटरेरी थियोरी क्या है, उस चीज को हम थोड़ा उदाहरण से समझ सकते हैं। तो जब अगर हम ये देख रहे होंगे तो हम एनालाइज क्या कर सकते हैं इसमें, वी एनालाइज, हम इसमें किस चीज को देखते हैं, सोशल कंडीशन ऑफ टेक्स्ट, सोशल कंडीशन ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट को कैसे सामाजिक तौर पे लिखा गया है, सोशल कंडीशन क्या है इसकी, ठीक है। बाय फोकसिंग ऑन, अब सोशल कंडीशन की जब बात कर रही है तो वो किसको फोकस करेगा, सोशल कंडीशन बाय फोकसिंग ऑन। अब सामाजिक रूप को किस तरीके से विभाजित किया जा सकता है, इसको किस पे फोकस करेगा, जब समाज की बात होगी तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट किस पे होगी, जब समाज की बात कर रहे हैं तो दायरा, क्लास, लोअर हायर, है ना? तो इस पे कॉन्फ्लिक्ट होगी। जब हम मार्क्सिस्ट की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि हाउ पीपल आर ट्रीटेड, इसमें ये देखा जाता है हाउ पीपल आर ट्रीटेड, लोगों को किस प्रकार से ट्रीट किया जा रहा है, किसके द्वारा, बाय द सोसाइटी, समाज के द्वारा, बाय दिस सोसाइटी, कि समाज जो है वो लोगों को किस नजरिए से देख रहा है, क्यों, बिकॉज बिकॉज मार्क्सिज्म की अगर हम बात करें तो वो फोकस किस पे करता है, ट्रीटेड बाय द सोसाइटी, बिकॉज, क्योंकि अगर हम मार्क्सिस्ट की बात करें, मार्क्सिज्म थ्योरी की बात करें, फोकस किस पे फोकस करता है, ऑन द राइज ऑफ वर्किंग, वो फोकसेस ऑन द राइज ऑफ, मतलब राइज ऑफ किसका, द वर्किंग क्लासेस, जो काम करने वाले लोग हैं उनका, अगर हम मार्क्सिज्म की थियरी देखें तो फोकस ही उस पे करता है, जो काम करने वाले लोग हैं उनका राइज, उनका अपलिफ्टमेंट के बारे में बात की जाती है। हाउ पीपल आर ट्रीटेड, इसी में नेक्स्ट ये बताते हैं हाउ पीपल आर
ट्रीटेड, लोगों को कैसा बर्ताव किया जा रहा है बेस्ड ऑन देयर रेस, ठीक है, कौन सी रेस, क्लास का है, क्रीड का है, जेंडर का है, रेस, क्लास एंड क्रीड, क्रीड को छोड़ के जेंडर लिख देते हैं, जेंडर। तो जब भी हम अगर हम इस टाइप का वर्क देखते हैं तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि मार्क्सिज्म की थियरी तो ये बताती है, तो पर्टिकुलर इंसान की जो थियरी है, उसकी क्या सोच है, वो किस तरीके से लिखी गई है, उस पे ज्यादा फोकस करता है बजाय उसके बैकग्राउंड पे, ठीक है। और भी उदाहरण है, वी विल डू इट टुमारो एंड आगे कंटिन्यू, टुमारो इज संडे राइट, तो देखते हैं, मंडे को देखती हूँ, मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। मैं आपको टेक्स्ट भेज दूंगी इसका थोड़ी देर बाद, ओके। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, एंड देन मंडे, ऑन मंडे डेफिनेटली आफ्टर दिस आई विल स्टार्ट विलियम वर्ड्सवर्थ, और हम विलियम वर्ड्सवर्थ को डिटेल में करेंगे। यस, आई विल सेंड द पीडीएफ, पीडीएफ अभी भेज देंगे, ओके फाइन। सो बी रेगुलर ऑल ऑफ यू, बिकॉज विलियम वर्ड्सवर्थ वगैरह इंपॉर्टेंट है, हमें हर इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ना पड़ेगा। सो डोंट मिस द क्लास ऑल ऑफ यू, लाइव आप रहते हैं मुझे पता है, बट ट्राई टू मेक समहाउ दैट यू हैव टू बी इन टाइम, ओके फाइन। आफ्टर फिनिशिंग इट आई विल स्टार्ट विद विलियम वर्ड्सवर्थ, ये ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, इसमें है पार्ट्स तो है, बट ऑफ कोर्स शेक्सपियर एंड ऑल एवरीथिंग अब एक एक करके स्टार्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, okay, I'm winding up the class now, okay fine, okay.